कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है। समाजवादी पार्टी ने दरअसल ये मांग की है कि मतदान के दौरान, जब कल मतदान होगा, इस दौरान पुलिसकर्मी किसी वोटर का आईडी कार्ड चेक न करें। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं को, खास करके एसपी के समर्थकों के नकाब हटाने की कोशिश की थी, जिससे महिला वोटर डर गई थी और बिना वोट करे फिर वापस लौट गई थी। ये ना हो, इसीलिए समाजवादी पार्टी ये चिट्ठी लिख रही है। और चुनाव आयोग को जो एसपी की चिट्ठी सामने आई है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है। पहली बड़ी बात, मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी वोटर आईडी की जांच न करे। दूसरी बात जो कही गई है चिट्ठी में, मतदान अधिकारी को ही वोटर आईडी की जांच का अधिकार है। तीसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव में दरअसल पुलिसकर्मियों ने एसपी समर्थक मतदाताओं को डराया था, इसी बात का हवाला दिया गया है चिट्ठी में। चौथी बात जो कही गई है, लोकसभा चुनाव में जांच के बहाने पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाने की कोशिश की थी और नकाब उठाने के डर से महिला वोटर दूर भाग गई थी और लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिया था, बिना वोट दिए ही वापस लौट गई थी महिला वोटर। छठी बड़ी बात जो चिट्ठी में है, वोटर के लौटने से लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी, ये एक बड़ी बात सामने आई है। अब समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को चिट्ठी पर बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्का हटाकर वोटर की जरूर जांच हो। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। और इस बीच बीजेपी के आरोपों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करे, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक ना करे। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। चुनाव है और मुफ्ती सलमान अजहरी से मिले हैं एसपी नेता अबू आजमी। अबू आजमी ने सलमान अजहरी से चुनाव में मदद मांगी। मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। दरअसल अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस इलाके में मुफ्ती सलमान का असर है। सुनाते हैं आपको कि अबू आजमी और मुफ्ती सलमान के बीच जो बातचीत हुई है मुलाकात के दरमियान, वो क्या कुछ हुई।
आसिफ भाई कैसे तशरीफ लाना हुआ आपने? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके तो केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी जी। तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग रहने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक रहने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ये तो ये लोग चुन कर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ कराऊंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं या पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, लेकिन आसिफ भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामूस रिसालत की हिफाजत। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। देखिए, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करें? देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बारे में। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। तो अबू आजमी के साथ मुफ्ती साहब की आपने बातचीत सुनी। अब मुफ्ती सलमान से अबू आजमी की मुलाकात पर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को घेर लिया है। सुनिए बीजेपी नेता इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा एमवीए कर रहा है। सोचिए, झारखंड में भी इस प्रकार की अपील वोट जिहाद की, यहाँ पर भी सज्जाद नोमानी से लेकर 180 मुस्लिम तंजीम और मुफ्ती सलमान की ये जो बातें हैं, इसका समर्थन खुलेआम एमवीए कर रही है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद के नारे और फतवे ये एकदम सेकुलर है। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एमवीए का नारा बन चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है। जनवरी में विवादित बयान उन्होंने दिया था। जूनागढ़ में दिए बयान पर विवाद ज्यादा हुआ। जूनागढ़ के बयान पर केस भी दर्ज हुआ। हेट स्पीच केस में गिरफ्तारी भी हुई। रिहाई को लेकर समर्थकों ने हंगामा किया था। हेट स्पीच केस में 9 महीने जेल में भी रहे मुफ्ती साहब और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जमानत मिली। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहते हैं। और कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और चुनाव, क्योंकि कुमार अब आज की रात वाकई नेताओं को नींद नहीं आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इससे पहले ये विवाद भी है कि मुफ्ती सलमान से जो मुलाकात हुई, अजहरी से मुलाकात हुई अबू आजमी की, तो बातचीत में तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हम इस तरह का कोई प्रलोभन लेते नहीं हैं। मुफ्ती साहब ने इस तरह से कहा, लेकिन बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बीजेपी का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रही है और मुद्दा बना रही है। मामला गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ में जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पूरे मामले में वो जेल गए और जेल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, तब जाके वो चुनाव से ठीक पहले बाहर आए हैं।
और बाहर आने के बाद जिस तरीके से अबू आजमी के साथ उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये पूरी की पूरी कवायद वोट को बटोरने के लिए है और एक खास वर्ग विशेष से वोट लेने के लिए है। शायद यही वजह है कि इस मामले को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, जिसमें सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने तरफ का बयान दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव के सिर्फ 12 घंटे बच गए हैं। कल सुबह से पोलिंग शुरू होनी है, लेकिन उस पोलिंग के पहले जिस तरीके की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हालांकि एक बात मैं बताऊं निधि, ये पहली ऐसी बात नहीं है जिसमें इस तरह की किसी के साथ मुलाकात हुई है। जो बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अनुशक्ति नगर, जहां से कि फवाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी नुमानी के साथ मुलाकात की थी और आपको पता है कि नुमानी की भी बयान आए थे, उस बयानों के बाद वो विवादों में आए थे। तो इस तरीके से मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिससे कि सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपनी अपनी तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बात है। कुमार कुंदन महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं समाजवादी पार्टी पर कि धर्म के नाम पर इस तरह सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है, जनता के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ऐसी मुलाकातें ये बताती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कुंदन जानकारी देने के लिए। और चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर हमले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख की हत्या की साजिश रची गई है। राउत ने पूछा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। काटोल में वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे मैं जाने के बाद में लोगों को शांतता का आह्वान किया। वहाँ पर जो लोग अनिल बाबू देशमुख जी के साथ थे, उनने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। वहाँ पे बहुत हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है। ये कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है? उनका संशय है कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हूं। पता नहीं सही है गलत है, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई? हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो चुनावों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर, एक गैंगस्टर शिकंजे में आ गया है। जी हां, सलमान का दुश्मन और शिकंजे में अनमोल बिश्नोई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई फिलहाल कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है। भारतीय एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क में इस वक्त हैं। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए हाल ही में इनाम घोषित किया था और उसके बाद एक बड़ी सफलता है कि अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, वो लगातार संपर्क करेगी अमेरिका में। और अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली आपको अब हम बताते हैं। 10 लाख का इनामी गैंगस्टर जो कि शिकंजे में फंसा है। एनआईए के 2 केस इस पर दर्ज हैं। कुल 18 आपराधिक केसेस हैं अनमोल बिश्नोई पर। जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है अनमोल बिश्नोई। 2021 में जमानत पर जेल से बाहर निकला। फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा भी था। कनाडा से गैंग चलाने का इस पर आरोप है और कनाडा, कीनिया में इसका ठिकाना भी है। मुंबई की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हुआ। मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसे शामिल भी किया गया और ये लगातार रडार पर रहा है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा था। इसके कुछ दिनों बाद ये घटनाक्रम सामने आया। जांच एजेंसियों को काफी दिनों से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की तलाश थी। उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है, साबरमती जेल में है। लॉरेंस के गैर मौजूदगी में अनमोल बिश्नोई ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को बेल पर जमानत पर रिहा हुआ था और जमानत मिलने के बाद से ये फरार है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा है। और आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई मास्टरमाइंड है कई हाई प्रोफाइल केसेस में। आपको बता दें वो कौन से केसेस हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस रहा। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, इस केस में भी मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई है।
तीसरा बड़ा मामला हाल ही में जो हुआ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, इसमें भी अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चीन का नागरिक गिरफ्तार हुआ है। साइबर धोखाधड़ी के मामले में चीन के नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप इस पर है। आरोपी गैंग फैंग चेंजिन के खिलाफ 17 केसेस दर्ज हैं। साइबर धोखाधड़ी के मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का इस पर आरोप है। और इस चाइनीज ठग को दिल्ली के शाहदरा इलाके से पकड़ा गया है। यह ठग दिल्ली में रहकर कई राज्यों में लोगों से ठगी करने का काम कर रहा था। चीन का रहने वाला यह ठग अभी तक लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी कर चुका है। बड़ी बात यह है कि लोगों को शेयर बाजार के नाम पर फंसाता था और फिर पैसे लूट लेता था। तो चीन का यह ठग 100 करोड़ ले गया। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अब आपको इस चाइनीज ठग का पूरा बायोडेटा बताते हैं। चीन का ये ठग कैसे 100 करोड़ रुपए ले गया। बहुत बड़ा ये फ्रॉड किया है। पहचान क्या है? नाम इसका फेंग चेंजिन बताया जा रहा है। निवासी गोंगडोंग चीन का निवासी है और पिता का नाम फेंग नोंग शेंग बताया जा रहा है। ये इसकी पहचान है। और दिल्ली में इसका जो पता था सफदरजंग में, इसका जो मोबाइल का IMEI नंबर है 86269406720421 है। इसका पासपोर्ट नंबर भी देखिए सामने आ चुका है EH31999388। ये इसका पासपोर्ट नंबर है। तो ये इसकी पूरी कुंडली है जो कि क्राइम कुंडली निकाल ली है और पुलिस अब छानबीन कर रही है। लोगों से इसका काम क्या था देखिए, धोखाधड़ी का काम, लोगों से साइबर क्राइम का इस पर बहुत संगीन आरोप है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला है इसके खिलाफ, एक चीनी नागरिक के खिलाफ। और फेंग के खिलाफ 17 मामलों की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इस पर आरोप है, यानी जो पैसा ठगा लोगों से वो बाहर भी भेजा गया। अब इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये काम करता था, कैसे लोगों को फंसाता था? व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया से लोगों से संपर्क करता था, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे ऐंठता था, पैसे लेने का इस पर आरोप है। महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से बैंक अकाउंट इसका है। लोगों से इसी खाते में पैसे मंगवाता था, इसी खाते में पैसे जमा करवाता था। दिल्ली पुलिस ने फैंग चेंजिन को गिरफ्तार कर लिया है और ये बहुत बड़ा खुलासा इसके खिलाफ हुआ है कि 100 करोड़ की इसने ठगी की है, साइबर क्राइम किया है। तो ये पूरी क्राइम कुंडली इसके बारे में सामने आ चुकी है, लेकिन इसका संपर्क और किन किन गिरोह से था और इसके खिलाफ क्या कुछ और मामले सामने आए हैं, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का दरअसल भंडाफोड़ हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, यूपी एसटीएफ ने गुरुग्राम से 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट ये करते थे, धोखाधड़ी करते थे। एक और ऐसा मामला जो कि डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इस साल मार्च में 100 लोगों के साथ कंबोडिया गया था और कंबोडिया में पाकिस्तान और चाइनीज नेटवर्क से ट्रेनिंग ली। 48 लाख की ठगी के बाद एसटीएफ जो है, स्पेशल टास्क फोर्स, वो हरकत में आई। पंकज सुरेला गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जाता है। वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल ये ठग करते थे। तो एक बड़े ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 100 लोगों के साथ कंबोडिया गया मार्च में, ये बताया जा रहा है। और कुछ नाम भी सामने आए हैं जिन लोगों को ठगा है, डिजिटल अरेस्ट करके धोखाधड़ी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं प्रदूषण की, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो दिल्ली की हवा देश की राजधानी की वो जहरीली होती जा रही है और इसमें कोई राहत नहीं है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की अब मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया है कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, ये कहना है गोपाल राय का। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान दे केंद्र सरकार। गोपाल राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 4 चिट्ठी आप लेके बैठे हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं, इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है,
इसको तोड़ने के लिए दो उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले, अगस्त में ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूं कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है, आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, उन्होंने बताया कई चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं केंद्र सरकार को। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार है। अलग अलग इलाकों में आपको बताते हैं क्या स्थिति है। अशोक विहार में 500 तक AQI, बवाना का जो AQI है वो 500 है, द्वारका का 500 है, जहांगीरपुरी का 500 है, मुंडका का 500 है, नजफगढ़ का 500 है, नेहरू नगर का 500 AQI है, नॉर्थ कैंपस का 500 है, पड़पड़गंज का 500 है, पंजाबी बाग का 500 है। ज्यादातर इलाके जहां पर 500 तक AQI बना हुआ है। रोहिणी का 500 है, सोनिया विहार का 499 तक AQI है। तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं, इतने ज्यादा विषम है कि अब युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है प्रदूषण से निपटने के लिए। जितेंद्र भाटी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप बातचीत कर रहे थे पर्यावरण मंत्री से, उन्होंने कई चिट्ठियां दिखाई कि अब तक वो अगस्त से कई चिट्ठियां लिख चुके हैं कि ये खतरनाक सिचुएशन आ सकती है, लेकिन काम क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? इतना ज्यादा भयानक प्रदूषण कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय की छत पर। ये वो जगह है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और जो अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर अभी विभाग के जो सेक्रेटरी वो बैठते हैं। शायद अंदर एयर प्यूरीफायर की हो सकता है सुविधा हो, उन तक वो प्रदूषण ना पहुंचता हो, लेकिन छत पे मैं हूं तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्मॉग की लेयर है। अब ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पहली बार बन रही है, हर साल की हालत है और हर साल हम ये देखते हैं कि छींटाकशी होती है। बोलते केंद्र ने नहीं करने दिया, केंद्र में जो BJP सरकार है वो दिल्ली सरकार को घेरती है। तो ऐसे में उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति की आपको कहीं ना कहीं आहट तो थी, तो उन्होंने कहा कि हमने 30 अगस्त को पहली चिट्ठी लिखी थी और देखिए 4 चिट्ठी अभी तक लिख चुके हैं। उन्होंने कहा केंद्र मंत्री जो हैं वो हमें मीटिंग के लिए नहीं बुला रहे, हम तैयार हैं। IIT के जो वैज्ञानिक है उनसे बात हो चुकी है, कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाएगी, उसका खर्चा भी हम वहन करेंगे, लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है तो ऐसे में परमिशन जो केंद्र सरकार से चाहिए होगी, उसको लेकर के मामला अटका हुआ है। ये भी उन्होंने साफ किया है कि छोटे छोटे जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं उससे प्रदूषण कम तो हो सकता है, लेकिन स्मॉग की जो चादर मेरे पीछे देख रहे हैं ये तभी हटेगी या तो बहुत तेज वर्षा हो जाए या तेज बारिश हो, जिसकी हाल अभी उम्मीद दिख नहीं रही है। हालांकि थोड़ी सी हवा की गति जो बढ़ी है, ऐसे में कृत्रिम वर्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो स्मॉग की लेयर को तोड़ सकती है और दिल्ली के ऊपर जो एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है, ऐसे में उनसे निजात दिला सकते हैं। तो ये छींटाकशी चल रही है, लेकिन इस बीच लगातार जो दौर चल रहा था, अब एक चिट्ठी और जो है वो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिख दी है, लेकिन उनका कहना है कि उनका जवाब आएगा तभी उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो दिल्ली की जनता है, जो यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार भी चुनती है, विधायक भी चुनती है, वो क्या इसी लड़ाई के लेकर के उनकी तरफ देखती है या फिर वो चाहती है कि उनको स्वच्छ हवा मिले, सांस ले पाए? उसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। प्रदूषण दिन ब दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, हालात बहुत खराब हैं। प्रदूषण इस लेवल पर है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर लड़ाई करने की जरूरत है। कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन कब होगी इसका जवाब अब तक कोई सामने नहीं है और हालात खराब होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए दिल्ली में क्या चल रहा है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत बहुत ज्यादा तेज है। BJP का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है।
तो केजरीवाल की आपराधिक लापरवाही बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये केजरीवाल की आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली पंजाब में प्रदूषण से बुरा हाल है बीजेपी कह रही है, और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार है। हम आपको हर हाल का हाल बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क भी बांटे हैं। N95 मास्क बांटे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। और मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, दिल्ली से सांसद, उनके जरिए मास्क बांटे जा रहे हैं। और आरोप दरअसल बीजेपी ये लगा रही है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण से निपटने के लिए, और अरविंद केजरीवाल को इसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के सवाल सामने आए हैं। 10 साल में प्रदूषण खत्म करने के लिए क्या किया, ये हर्ष मल्होत्रा ने पूछा है। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया गया, पर्यावरण सेस लेकर सिर्फ अपने पोस्टर लगवाए गए, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। पंजाब में 18 नवंबर को पराली की 1250 घटनाएं सामने आई, लेकिन उसके बाद अब क्या किया जा रहा है और 10 साल से क्या किया, हर्ष मल्होत्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या सवाल पूछे गए, आपको सुनवाते हैं। हर्ष जी, आखिर दिल्ली की गैस चैम्बर जैसे हालात क्यों बन गए? ऐसे हालात हो गए हैं कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। कौन है इस हालात का जिम्मेदार? आज हम आनंद विहार पे खड़े हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आनंद विहार है। मैं दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आतिशी जी की जो सरकार है, केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को मीडिया के माध्यम से बताएं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। दिन प्रतिदिन जो दिल्ली की हवा है देश की राजधानी की, वो जहरीली होती जा रही है और इसमें कोई राहत नहीं है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की अब मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया है कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, ये कहना है गोपाल राय का। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान दे केंद्र सरकार। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन होने पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आवाम को संबोधित करते हुए दावा किया कि शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद 100 दिन में बांग्लादेश नया बांग्लादेश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी उनके मुताबिक बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा है, ना अराजकता है, ना हिंसा है, ना अत्याचार है और ना ही कट्टरपंथियों का दबदबा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम मोहम्मद यूनुस के दावों की पड़ताल करने वाले हैं। पूरे विश्लेषण के साथ उनके एक एक दावे की पोल खोलेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सुलगते, धधकते, बर्बादी के रास्ते पर चलते बांग्लादेश में यूनुस सरकार के 100 दिन हो गए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लगातार बांग्लादेश पर निगाहें रखी जा रही हैं। क्या बांग्लादेश एक तबाह मुल्क बनने जा रहा है? क्या 100 दिन में बांग्लादेश पूरी तरह बदल गया है? क्या बांग्लादेश की कमान पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पूरी तरह हाशिए पर चले जाएंगे? क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बनने जा रहा है? अगर इन तमाम सवालों के जवाब बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से पूछे जाएं, तो अपने सेलेक्टिव चश्मे से वो बांग्लादेश को एक नया बांग्लादेश बनता देख रहे हैं, जहां हिंसा, अत्याचार की कोई जगह नहीं है, अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है। 100 दिन पूरे होने पर बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने जो कहा, पहले वो सुनिए, फिर उनके बयान के क्या मायने हैं उसका विश्लेषण करेंगे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हालात ऐसे नहीं हैं जैसे बताए और दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने जो कहा उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि वो बताता है कि वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हर एक फैसला कट्टरपंथियों के कहने पर लिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लीपापोती कुछ की जा रही है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर तथ्य देते
इस बारे में तो शायद विश्वसनीयता उनकी और बढ़ती। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 1, बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हिंदुओं को पीटा गया, कैसे घरों को जलाया गया, और ये सब कुछ बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हुआ, यानी मोहम्मद यूनुस सरकार के दौरान। फिर भी मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित है। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 2, अल्पसंख्यकों को लेकर डर फैलाया गया। यूनुस सरकार के दौरान यानी पिछले 100 दिन में अल्पसंख्यकों को धमकी दी जा रही है। इस कौन जैसे संगठन को आतंकी संगठन बताया जा रहा है, बैन करने की मांग की जा रही है, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हिंदू संगठनों पर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। बावजूद इसके यूनुस कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर डर फैलाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जहरीली तकरीरों से अल्पसंख्यक दहशत में जी रहे हैं। पोलराइजेशन पहले एक ध्रुवीकरण हो रहा था, वो दूसरा ध्रुवीकरण होने लगा है। अब पहले अगर सेकुलर एलिमेंट्स को लेकर के राजनीति चलती थी, तो अब इस्लाम को लेकर के राजनीति चलने लगी है। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 3, देश को अस्थिर करने की कोशिश। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो शायद भूल गए राजनीतिक स्थिरता पिछले 100 दिन में सबसे ज्यादा हावी है। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश की जा रही है। सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहती है। इसका सीधा संदेश है कि बांग्लादेश एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 4, हिंसा को छात्र आंदोलन बताया। मोहम्मद यूनुस 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को छात्र आंदोलन बता रहे हैं, क्रांति बता रहे हैं, जबकि उस दौरान बांग्लादेश से आई हिंसा की तस्वीरें सबने देखी। यहां तक कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले यूनुस सरकार ने राष्ट्रपति भवन से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटवा दी और संविधान में उनके राष्ट्रपिता की पदवी हटाने का संशोधन भी रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में डाल दी है। फिर भी मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि यह नया बांग्लादेश बन रहा है, जबकि हालात नए पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश के हालात लगातार खौफनाक हैं, लेकिन 100 दिन पूरा होने पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे सफेद झूठ बोले हैं जिन्हें पचा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीर वो नए बांग्लादेश को लेकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हालात उससे एकदम उलट है। ये हिंदुओं को मारने की सबसे ताजा धमकी है, जबकि धमकियों का एक सिलसिला चल पड़ा है। जब से कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश की कमान आई है, इस कौन पर बैन की मांग के बहाने गली गली में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए कहा गया, जबकि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले मोहम्मद यूनुस को नहीं दिख रहे? 100 दिन में जलाए गए सैकड़ों घरों से निकलता धुआं मोहम्मद यूनुस को नहीं दिखा? हिंदुओं को जान से मारने की मिलती धमकी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? यूनुस सरकार क्यों खामोश है? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है? अभी कुछ आंकड़े भी जान लीजिए जो बांग्लादेश में घट रहे हिंसक घटनाक्रम की तस्दीक कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडालों में हमलों के 35 मामले सामने आए थे। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने बताया था कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने 48 जिलों की 278 जगहों पर कट्टरपंथी जमात के हमलों का सामना किया था। ये आंकड़े सिर्फ 15 दिनों के हैं, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। फिर कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार की कमान आई थी, जिसमें मुख्य सलाहकार भी वही राग अलापते रहे जिसकी घुट्टी उन्हें पिलाई जाती है। मोहम्मद यूनुस ने एक और सफेद झूठ बोला।